देखो क्वेश्चन नंबर 10 उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वर्मा जी बोले वो पूरा का पूरा सिस्टम एक ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा हुआ है। ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा हुआ मतलब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास सिस्टम का रेस्ट पे है, तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। भरे ही बर्फ पिघल जाए उसका सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं आएगा, वो ऐसे ही बना रहेगा। नहीं समझ में आया? अरे अगर सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 रहे और सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या रहे, तो दैट इंप्लाइज ACM क्या रहेगा 0, और ACM 0 UCM 0 तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अरे है ना, तो खत्म, एक लाइन में आंसर था। अबे ग्रेविटी फ्री हॉल है नालायक, तो वो ट्रे और आइस वाले को पूरा सिस्टम ले लोगे, उसी का सेंटर ऑफ मास का मोशन पूछा ना, पूरे सिस्टम का पूछा, तो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको उठा के लिख लो, नोट कर लो, 11 नंबर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11 बनाने का तरीका 2। तरीका नंबर 1 निगेटिव मास वाला फंडा, तरीका नंबर 2 एलिमेंट लो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। तो पहले एलिमेंट से बना दे, एलिमेंट से बना दे। चल ये ऐसे है और एक, अब ध्यान से देख, आप कम से कम वही बोल रहे ना, जो काम करो पूरा करो, आधा आधा के चक्कर में बर्बाद होते हो। ये रेडियस R1 है और ये R2 है, यहां कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल जो भी है R1 से R2 के बीच में है ना। ऐसा करते हैं, यहां से x दूरी पे चले जाते हैं, कितने पे, और dx का एक पतला सा रिंग काट लेते हैं। अच्छा इसका मास दिया हुआ क्या, क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, बस रेडियस दिया हुआ, ठीक है, मतलब हम सिग्मा मान सकते हैं। dx का रिंग कंसीडर किए, क्या कंसीडर किए, रिंग कंसीडर किए। मेरा एलिमेंट यहां पे क्या है, रिंग है ना। चल इस रिंग का एरिया कोई बता सकता है, बहुत बार कर चुके हैं। इस रिंग का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई एक्स dx, लेंथ इंटू थिकनेस विड्थ होगा। तो इस रिंग का मास क्या होगा, सिग्मा पाई एक्स dx। ऐसा ही ढेर सारा रिंग है, एक के बाद एक। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर ऑफ मास, दिस एलिमेंटल रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर ऑफ मास। इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 2x बाय पाई पे। अरे r रेडियस के रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाय पाई पे, तो x रेडियस के रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, 2x बाय पाई पे। अरे होगा, होगा। अच्छा ये x एक्सिस ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जाता है, इसी को x एक्सिस मान लिए, तो xcm बराबर इंटीग्रेशन dm, और dm का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बाय पाई डिवाइडेड बाय dm। कोई दिक्कत, अरे कर चुके हैं मेरे भाई, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 या m1x1 प्लस m2x2 समीशन मतलब इंटीग्रेशन। और यहां पे किसका कोऑर्डिनेट, इस dm के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। चल बढ़िया, dm सिग्मा पाई x dx, उससे पहले इसको इंक्लूड कर दें, 2x बाय पाई dx डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई x dx। x का वैल्यू कहां से कहां लोगे, R1 से R2, क्योंकि R1 से छोटे में कोई मास नहीं है। अरे है क्या,
अरे है क्या, पता नहीं सर। ये पाई से पाई मर जाएगा, सिग्मा से सिग्मा मार दो, तो ऊपर हो जाएगा 2x² dx, यानी 2/3 x³। अरे होगा R1 से R2 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचेगा, πx²/2। अरे होगा πx²/2। लिमिट कहां से कहां अगेन, R1 से R2। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना। 2/3 अब बाय π/2, 2 ऊपर चला जाएगा, एक सेकंड, 4/π है ना, हाँ 3π, यही आंसर है क्या, देख लो। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि इसमें ये फिर फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज किया क्या, खड़ा हो जाओ सत्यम, AQ - BQ का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। आगे बोलो, ये यहां पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे इसको तोड़ लोगे तो इसके लिए बता दें। अच्छा, हमको समझ में नहीं है। अब ठीक है, इसको यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। बैठ जाओ, क्लास 8th में पढ़ाते हैं बाबू, ये सब तो याद होना, तू 9th से कर हुआ ना। जल्दी लिखो, मेथड नंबर 2 भी हम लगे हाथ यहीं पे बता ही देते हैं, ठीक है। मेथड 2, ये पूरा एक डिस्क ले लो R2 रेडियस का, सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, और उसमें से ये -σ वाला डिस्क डाल दो नीचे, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1। ये पूरा R2 रेडियस का एक सेमी सर्कुलर डिस्क ले लो, सिग्मा डेंसिटी का, और ये वाला पार्ट हटा देते हैं ऐसे, ये पूरा का पूरा एक R2 रेडियस का सिग्मा डेंसिटी का डिस्क मान लो, और एक यहां पे -σ ऐसा बना रहा है, तो +σ और -σ क्या हो जाएगा, 0। अब आपके पास दो डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, एक सिग्मा डेंसिटी का और एक -σ डेंसिटी का, तो बेसिकली उनको उनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो। तो जो सिग्मा डेंसिटी वाला है, इसी को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, अरे है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा, 4r1 और दूसरे का 4r2/3π। बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर ऑफ मास, बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर ऑफ मास, तो दो बॉडी आ गया, दो बॉडी आ गया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखो, m1 लिखो, m1 सिग्मा इंटू पाई, या ऊपर वाला 2 है ना, और नीचे वाला
ये छोटा वाला 1 है ना, हाँ ठीक है यार, उल्टा लिख दिया तो इसमें क्या हो गया। चल सिग्मा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर बाई 2, सिग्मा बाई 2 पाई आर टू स्क्वायर, अरे होगा सिग्मा बाई 2 पाई आर टू स्क्वायर। इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 4r2 बाय 3 पाई प्लस अगला बॉडी माइनस सिग्मा, ये लिख लेना, ये लिख लियो ना, मिटा दें, माइनस सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 4r1 बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सिग्मा बाय 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस सिग्मा बाय 2 पाई r1 स्क्वायर, सिग्मा बाय 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। बाकी को सॉल्व करो, यही आ जाएगा, बाकी को सॉल्व करो, ये आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है, अगेन पूरा पॉजिटिव मास और यहां निगेटिव मास, तो यहां वाला नेट मास क्या हो जाएगा, 0, खत्म, कुछ नहीं समझ में आया, है ना, सवाल भी खत्म और आपका दिमाग का स्टोरेज भी खत्म। नोट कर लो, ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्मा जी बैठे हैं, यहाँ पे माथुर जी बैठे हैं, एक 50 किलो के, एक 60 किलो के बीच का सेपरेशन 4 मीटर है, 40 केजी का बोट है ना, पानी में रखा हुआ। पानी में रखा होने का मतलब होता है कि बेसिकली फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, जब तक बोला नहीं जाए तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है अगर पानी में है तो, है कि नहीं। मतलब अगर इस सिस्टम को ध्यान से देखो तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिस्टम में हम किसको किसको ले रहे हैं, पहले ये देखो, ये पूरा इसको सिस्टम ले रहा है, तो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितना है, 0, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, 0, बात खत्म, समझ में आया। तो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में 0 है ना, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, अच्छा मान लेते हैं जब ये दोनों बीच में आए तो उस समय बोट एक्स बी चल लिया, हमको नहीं पता राइट चला कि लेफ्ट चला, मान लेते हैं एक्स बी चल लिया, अरे चला, अच्छा बोट के रिलेटिव वर्मा जी कितना चले होंगे, और बोट के रिलेटिव माथुर जी कितना चले होंगे, +2 -2 साइन के साथ लिख रहा है, अरे हाँ ना बोल। लेकिन बोट भी स्टेशनरी नहीं है, बोट भी चला, तो इनका डिस्प्लेसमेंट +2 और -2 नहीं होगा, ये तो बोट के रिलेटिव है, आपको ग्राउंड के रिलेटिव लिखना होगा, है ना। तो चलो लिखना शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मा जी बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मा जी विथ रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। अरे सर ये कहां से आ, नेट मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मा जी इज वर्मा जी विथ रिस्पेक्ट टू बोट +2 प्लस एक्स बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ माथुर जी इसी तरह आप लिखो -2 प्लस एक्स बी, अरे होगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट एक्स बी। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, डेल्टा एक्सीएम इज 0 which must be equal to mass of वर्मा जी into displacement of वर्मा जी plus mass of माथुर जी into displacement of माथुर जी plus mass of boat into displacement of boat divided by total mass। अरे होगा,
एक्स सी एम कितना होगा 0, डेल्टा एक्स सी एम क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म जुड़ के कितना हो जाएगा 0, वैल्यू पुट करते जाओ। एम ऑफ वर्मा जी 50, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मा जी ये 2 प्लस एक्स बी प्लस 60 इंटू एक्स बी माइनस 2 प्लस 40 इंटू एक्स बी बराबर 0। सॉल्व फॉर एक्स बी, सॉल्व करो मेरे भाई, क्यों भी हम ही से करवाओगे। 60, 50, 40, 100, 150 एक्स बी और यहां हो गया 100, 120 माइनस 0, तो एक्स बी बराबर 2/15 है क्या आंसर। तो मतलब डायरेक्शन आप सही माने थे, डायरेक्शन आप सही माने थे। 2/15 करके देख लिए। बस कॉन्सेप्ट है, एक बॉक्स है, अरे ध्यान से देखना, ये ऐसे यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, अरे एक छेद है, ठीक है, बस ऐसे समझो एक छेद है, स्लॉट बना हुआ, ग्रुप बना हुआ, और ये जो है ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसा ही बोला है कुछ, है ना। इसका मास क्या है m, और एक पेंडुलम ऐसे लगा हुआ था, इसका मास है स्मॉल। तो दिक्कत, ध्यान से देखो, अगर आप इसको सिस्टम ले लेते हो इस पूरे को, तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, बोला रेस्ट पे है, उसके बाद इसको काट दिया गया, ये ऐसे टक्कर वक्कर मारा, इधर उधर धक धुक धक धुक धड़ धुक, लास्ट में आके फंस गया, यहाँ आके फंस गया। कोई दिक्कत, तो बोला उस दौरान ये कितना मूव किया होगा, और साथ में ये दिया हुआ कि ये जो दूरी है ना, ये क्या है L। कोई दिक्कत, तो बेसिक सा फंडा है, शुरू में सेंटर मास रेस्ट पे था, एक्सीलरेशन भी 0 है, तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, मतलब भले ही एक पार्टिकल आगे मूव कर गया हो, दूसरा पीछे मूव कर गया हो, लेकिन ओवरऑल सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, वो हिलेगा भी नहीं। मतलब ऐसा हो रहा होगा कि ये बॉल जब गिर के इधर मूव कर रहा होगा ना, तो ये कुछ पीछे जा रहा हो, और जब बॉल उधर से टक्कर खा के इधर आ रहा होगा, तो ये फिर से उधर जा रहा होगा, ताकि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से एक्स डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। समझ में आया। इस सिस्टम पे एक्स में, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा 0। अरे होगा। अब मान लेते हैं कि ये यहां गिरा और यहां आके गिरा फाइनली, तो ये बॉल एक्स में कितना मूव किया, L नहीं किया है, ये भी तो मूव किया होगा। काट के रिस्पेक्ट में कितना मूव किया L। मान लेते हैं मेरा काट, ऐसे तो काट इधर ही मूव करेगा, लॉजिकली आप सोच सकते हो कि ये इधर मूव किया तो इसको इधर मूव करना होगा, ताकि ओवरऑल सेंटर मास अपनी जगह पे रहे। अरे है ना, मान लेते हैं काट इधर मूव किया, उल्टा माने होंगे तो सही हो जाएगा, पता है ना। तो काट कितना मूव किया, XM मूव किया, कितना मूव किया XM। एक्स में लिख रहे हैं सिर्फ, वाई में फोर्स है, वाई में एक्सटर्नल फोर्स है, नीचे से नॉर्मल भी है, और ये जब गिरा होगा तो mg भी होगा। अरे है ना, तो वाई में तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा, देखो ना, ये नीचे गिरा, सेंटर मास नीचे जा रहा, एक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M इज माइनस XM डायरेक्शन के साथ।
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट को यहां कैपिटल एम से दिखा रहा है, अरे है ना। ये कहां से आया? नेट मोशन बार बार आएगा, हर बार आएगा, है ना। तो ये कितना है इसके रिस्पेक्ट में? प्लस एल प्लस एल माइनस एक्सएम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर एम डेल्टा एक्सएम प्लस एम डेल्टा एक्सएम, ये जो बॉल है, अरे है ना, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ये टर्म जीरो हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो किसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है? ये वाला लिखो, जीरो बराबर एम एक्स एम माइनस साइन के साथ प्लस एम एल माइनस एक्स एम। तो ये दोनों टर्म इधर ले आए, एक्स एम इंटू एम प्लस एम बराबर एम एल। तो एक्स एम बराबर एम एल बाय एम प्लस एम। ये तो हो जाना चाहिए था बेसिक सा फंडा, हवा में लटक रहा बलून में, ठीक है। मतलब अगर हवा में लटका हुआ चुपचाप तो दैट मीन्स कि सिस्टम पे नेट फोर्स तो पक्का जीरो होगा। कैसे हो रहा होगा सर? तो जितना mg होगा उतना ही बायंसी लग रहा होगा, जितना इस पे mg लग रहा होगा उतना ही इस पे बायंसी लग रहा होगा। अच्छा, अब एक बार सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, ध्यान से सुनना, वाई में सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, दैट मीन्स कि ये लाख ऊपर नीचे कूद ले, तो ये ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आएगा तो बलून ऊपर चला जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। अरे बोला है कि रेस्ट पे है, और नेट फोर्स भी क्या है? जीरो है ना। तो सॉल्व कर लें, मान ले ये बोला कि ये यहां एल लेंथ चल के बलून तक पहुंच गया ऊपर, तो बलून कितना नीचे आया होगा? एक्स भी नीचे आया होगा, अरे एक्स भी नीचे आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून वाई में माइनस एक्स बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी एल, अरे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बलून एल प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून प्लस माइनस हुआ ना, ठीक है। तो हो गया अगेन मास ऑफ मंकी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी प्लस मास ऑफ बलून इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जीरो हो जाएगा, अरे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मस्ट बी जीरो, तो अगेन वो जीरो आ जाएगा। y में बात कर रहा है, अरे y में बात कर रहा है, तो आई होप वही आंसर आ जाएगा जो पीछे आया था, है ना। एक्स बी बराबर आ जाएगा एम एल बाय एम प्लस एम। अब छोटा छोटा सवाल है 15, 16, 17, 18, है ना, इसको घर पे ट्राई करना खुद से।